तो अब ये हमारी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, EGE शॉर्ट फॉर्म, या फिर डेल्टा EGH, इस तरह से हम इसको सिंबल्स देते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी में कि किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है जिसको न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट किया हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ निकालने के लिए, बिल्कुल फ्री करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जिसे बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसका जो रिवर्स है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालने की बजाय किसी की आउटर मोस्ट शेल में कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करें, तो जब कोई एटम इस तरह से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसमें जो एनर्जी का चेंज होगा उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी या एंथैल्पी। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज्ड। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसमें दो कंडीशंस हैं, या तो एनर्जी रिक्वायर्ड है या फिर उसमें से एनर्जी रिलीज भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द एटम कि एटम को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट एक्चुअली है या नहीं है, और इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ये या तो होती है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ए गैसियस एटम टू फॉर्म ए गैसियस एनायन। तो गैसियस स्टेट में किसी एटम की आउटर मोस्ट शेल में हमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करना है और उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज़ होगी तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और उससे फॉर्मेशन होगी एक गैसियस एनायन की। जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को पॉजिटिव बोलते हैं, और अगर एनर्जी रिलीज़ होती है मीन्स एटम के अंदर से एनर्जी मिले तो फिर हम उसको नेगेटिव साइन देते हैं, क्योंकि एटम की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी रिलीज़ करने के बाद। सो इन दिस वे द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 नेगेटिव, इफ़ देयर इज़ नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर किसी को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है एटम को तो उसमें से एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है आफ्टर एडिंग द इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें हमें एनर्जी सप्लाई नहीं करनी पड़ती, एनर्जी रिलीज़ होती है अगर इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, एंड दिस इज़ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, और इसीलिए जब ऑक्सीजन से O नेगेटिव की फॉर्मेशन होती है तो इसमें 141 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है, तो इसको हम लिखते हैं -141। सेकेंड इज़ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर इलेक्ट्रॉन जो है रिक्वायर्ड नहीं है किसी एटम को, या फिर उसमें रिपल्शंस फील हो रही हैं, तो एनर्जी जो है वो सप्लाई करनी पड़ेगी, विल बी रिक्वायर्ड। मीन्स इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें बाहर से फोर्स जो है अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज एटम को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे ऑक्सीजन नेगेटिव में अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 780 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। इतनी एनर्जी सप्लाई करने के बाद ही इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं +780 किलो जूल्स पर मोल। तो इट मीन्स ऑक्सीजन जो है इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसमें एंथैल्पी है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और O नेगेटिव की फॉर्मेशन हुई, O नेगेटिव को एक और इलेक्ट्रॉन दिया और O2 नेगेटिव की फॉर्मेशन है, तो उसे बोलेंगे सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ऑक्सीजन की फर्स्ट एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव थी -141, और सेकंड जो है वो पॉजिटिव है टू रिपल्शंस बाय नेगेटिव चार्ज। तो किसी भी एटम की फर्स्ट एंथैल्पी या तो पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव, लेकिन सेकंड जो एंथैल्पी होती है वो सभी की हमेशा नेगेटिव आएगी, क्योंकि एटम पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो इसीलिए हमें एटम को एनर्जी सप्लाई ही करनी पड़ेगी, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा आएगी पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव।
बट जो फर्स्ट एंथैल्पी है वो या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव। अगर फर्स्ट एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो सेकंड ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी, और अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है तो सेकंड एंथैल्पी फिर भी पॉजिटिव ही होगी। मीन सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने में हमेशा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स भी वही हैं जैसे हमारे इनिशियल एंथैल्पी में थे, जिसमें न्यूक्लियर चार्ज। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। इट मीन्स उसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, बिकॉज हमें कोई भी फोर्स अपनी तरफ से सप्लाई नहीं करना पड़ेगा और एटम खुद से ऐड कर लेगा। तो इफ़ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो उससे नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एटम की इंक्रीज हो जाएगी, और जो नेगेटिव वैल्यू है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वो इंक्रीज करेगी। मीन्स मोर एंड मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड विद इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, और जो पॉजिटिव वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी। अगर किसी की एंथैल्पी पॉजिटिव में है तो वो डिक्रीज करेगी। सेकेंड इज साइज, साइज ऑफ एटम। अगर एटम का साइज स्मॉल है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना आसान है, और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्टली होंगी नेगेटिव। लेकिन अगर एटम का साइज़ काफ़ी बड़ा है तो उसका न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और फोर्सफुल इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो उस केस में एंथैल्पी आएगी पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल है तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है नो नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे P3। और अगर हम ऐसे केस में किसी एटम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे जिसके पास ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें फिर से एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, और ऐसे केस में एनर्जी की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। और अगर कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और एनर्जी रिलीज़ करेगा, जिससे वैल्यू आएगी नेगेटिव। सो द जनरल ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है that is not very regular, there are so many exceptions, but एक जनरल पैटर्न अगर हम देखते हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें, तो लेफ़्ट टू राइट या अलोंग द पीरियड हम ये देखते हैं कि जो एटम का साइज़ है वो डिक्रीज़ करता है, और साइज़ डिक्रीज़ करने से इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आएगा उसको एटम स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो इस एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफ़ी नेगेटिव होगी, और फर्स्ट वाले की जो है पॉजिटिव। और जितना हम आगे की तरफ जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान हो जाएगा, और जिसकी वजह से वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चली जाएगी। तो लेफ़्ट टू राइट साइज डिक्रीज और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर एंड मोर नेगेटिव। फॉर एग्जांपल हम ग्रुप नंबर 1 से 18 की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 16-17 ग्रुप्स के एलिमेंट्स में काफ़ी नेगेटिव पाई जाती है, और फर्स्ट ग्रुप वालों की काफ़ी पॉजिटिव होती है, जो कि 15 ग्रुप के बाद नेगेटिव में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है, हाईली नेगेटिव। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस, ये एक्सेप्शन जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि नोबल गैसेस जो होती हैं वो सबसे लास्ट में आती हैं। बट हमने देखा था कि नोबल गैसेस का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा होता है एक्सेप्शनली, एक तो ये रीज़न है, और दूसरा नोबल गैसेस जो होती हैं उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है फुली फिल्ड और काफ़ी स्टेबल होता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछें कि वाई नोबल गैसेस हैव वेरी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी,
तो नोबल गैसेस का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और उनको इलेक्ट्रॉन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो पाएगा, वरना वो इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करेंगे ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और टॉप टू बॉटम जो है हमें रिवर्स देखने को मिलेगा। टॉप टू बॉटम एटम का जो साइज है वो इंक्रीज़ करता है, तो साइज़ इंक्रीज़ करने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है पॉजिटिव हो जाती है। तो अगर फर्स्ट एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है तो नीचे की तरफ आते आते वो हो जाएगी पॉजिटिव, और अगर इनिशियली पॉजिटिव है तो नीचे आते हुए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। तो सिंपली वी कैन से डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव हो जाएगी और मोर पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ऊपर से नीचे आते हुए इंक्रीज़ करेगी और लेफ़्ट टू राइट जाते हुए वो डिक्रीज़ करेगी। तो इट इज़ रिलेटेड डायरेक्टली विद द साइज। और आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी साइज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर हम वैल्यू की बात करें इसमें तो। बट सम टाइम पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और कुछ एटम्स की नेगेटिव। सो लेफ़्ट टू राइट जो वैल्यू है वो साइज़ डिक्रीज़ करने की वजह से डिक्रीज़ करेगी और वो हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव। और ऊपर से नीचे साइज़ इंक्रीज़ करने की वजह से वैल्यू इंक्रीज़ करेगी और नेगेटिव से अगर शुरू है तो वो नीचे आते आते हो जाएगी पॉजिटिव। सो हमें इसमें ये ध्यान रखना है दो चीज़ों को कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं इन वैल्यू। तो जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हम बात करें ग्रुप नंबर 17 में क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, तो इसमें क्लोरीन से लेकर आयोडीन तक हम 3 एलिमेंट्स को अगर देखें तो क्लोरीन का साइज़ छोटा होता है, ब्रोमीन का उससे बड़ा होता है और आयोडीन का उससे भी बड़ा होता है। बट इन सभी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज जो हैं वो नेगेटिव में पाई जाती हैं, इनकी एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो नेगेटिव वैल्यू जो है इनकी वो ऊपर से नीचे आते हुए डिक्रीज़ करेगी और वो पॉजिटिव भी नहीं हो पाती। तो ये हमारा अकेला ऐसा ग्रुप है जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सभी की नेगेटिव होती है और क्लोरीन की सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, फ्लोरीन में लेस नेगेटिव है और आयोडीन में और भी लेस नेगेटिव वैल्यू पाई जाती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को जनरली हम पी ब्लॉक में नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए ही चेक करते हैं, मेटल्स के लिए इसको नहीं देखा जाता। मेटल्स के लिए हम आयनाइजेशन एंथैल्पी को यूज़ करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्चुअली रिलीज़ करते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्टली नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव वैल्यू ऊपर से नीचे आते हुए डिक्रीज़ करेगी। तो सल्फ़र से अगर हम पोलोनियम की तरफ जाते हैं ग्रुप नंबर 16 में तो नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज, सल्फ़र में ज़्यादा रिलीज़ होगी, सेलेनियम में कम रिलीज़ होगी, टेल्यूरियम में कम और पोलोनियम में सबसे कम एनर्जी रिलीज़ होगी, क्योंकि पोलोनियम में साइज काफ़ी बड़ा है एटम का देन अदर्स। लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस हमें देखने को पाई जाती हैं, जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्लोरीन से कम है और ऑक्सीजन की जो है वो सल्फ़र से कम है इन नेगेटिव वैल्यू। मीन्स ये है अगर हमारे पास फ्लोरीन और ये है क्लोरीन, फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है और क्लोरीन का साइज़ होता है बड़ा। तो फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा और इसमें एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए काफ़ी ज़्यादा, और क्लोरीन जो है इसका साइज़ बड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा लेकिन लेस अट्रैक्शन है तो ये एनर्जी रिलीज़ करेगा लेस। बट एक्चुअल में ये पाया गया है कि क्लोरीन के अंदर मोर एनर्जी रिलीज़ होती है
और सेम कंडीशन है ऑक्सीजन और सल्फ़र के साथ कि जो ऑक्सीजन है O, उसका साइज सल्फ़र से छोटा होता है और सल्फ़र के एटम का साइज होता है बड़ा। तो एक्चुअल में नॉर्मली हमें ये मिलना चाहिए कि सल्फ़र के अंदर एनर्जी रिलीज होनी चाहिए लेस और ऑक्सीजन में रिलीज होनी चाहिए मोर, बट सल्फ़र में मोर एनर्जी रिलीज होती है देन ऑक्सीजन। तो उसका रीज़न ये है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों का साइज स्मॉल के साथ साथ एक्सट्रीमली स्मॉल है। दिस इज एक्सट्रीमली स्मॉल, और ये साइज़ इतना ज़्यादा छोटा है, ये स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें हम ध्यान रखेंगे दो एटम्स के लिए कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन इन दोनों के एटम्स का साइज जो है वो बहुत छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट साइज डिक्रीज़ करता है। तो यहाँ पर अगर हम लिथियम से शुरू करते हैं, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो साइज़ बहुत छोटा हो जाता है फ्लोरीन और ऑक्सीजन के एटम्स का। और वो साइज इतना छोटा है, सिर्फ 2 शेल्स हैं दोनों एटम्स में, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आकर के यहाँ ऐड करते हैं तो देयर इज़ वेरी लिटिल स्पेस काफ़ी कम है, एंड देयर इज़ वेरी मच रिपल्शंस। तो स्पेस की वजह से सो न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, बट एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको रखने के लिए यहाँ पर स्पेस नहीं है। तो उस क्राउडनेस में, उस भीड़ में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए नज़दीक आने के बाद बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ऑक्सीजन में और फ्लोरीन में। तो इसीलिए जितनी एनर्जी इनको रिलीज़ करनी चाहिए उतनी नहीं कर पाते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को शेल के पास आ जाने के बाद एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। तो जो एनर्जी रिलीज़ हुई थी उसी एनर्जी में से ये दोबारा से एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं, और इसीलिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन में एनर्जी लेस रिलीज़ होती है देन अदर एटम्स जो कि इनसे बड़े साइज़ के हैं, उनसे भी कम एनर्जी रिलीज़ करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन इज लेस देन सल्फ़र। तो इसके लिए हम इनकी कुछ वैल्यूज़ देख सकते हैं, कितनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं ये। ऑक्सीजन के अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की, जो अभी हमने देखी थी, -141, जबकि सल्फ़र में रिलीज़ होती है -200 नेगेटिव रिलीज़। तो ऑक्सीजन में लेस रिलीज़ होगी, सल्फ़र में मोर। लेकिन उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, तो साइज़ इंक्रीज़ करेगा और इनके अंदर जो है एनर्जी और भी कम रिलीज़ होती जाएगी। सेलेनियम में -195 किलो जूल्स, टेल्यूरियम में -190 और नीचे है -174। तो यहाँ पर जो है सल्फ़र से पोलोनियम तक है नॉर्मल, साइज़ इंक्रीज़ तो एनर्जी पॉजिटिव की तरफ जा रही है। लेकिन ऑक्सीजन से सल्फ़र जो है, यहाँ पर ऑक्सीजन की -250 होनी चाहिए थी, बट छोटा साइज़ होने की वजह से उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ गई और उसने ऑलमोस्ट 100 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी को यूज़ कर लिया और लेस एनर्जी रिलीज़ हुई। इसी तरह से अगर हम देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ऊपर से नीचे आते हुए जो साइज है वो इंक्रीज़ करेगा, और साइज इंक्रीज़ हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो है उसको होना चाहिए था इंक्रीज़, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की है -333 और क्लोरीन की है -349। तो क्लोरीन में थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, बट उसके बाद नीचे की तरफ साइज़ इंक्रीज़ होगा और रेगुलर ट्रेंड आएगा -325 एंड -296। तो फ्लोरीन में एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए थी -400, बट इसने ऑलमोस्ट 70 किलो जूल्स एनर्जी को अपने रिपल्शंस की वजह से इसको यूज़ करना पड़ गया और वो क्लोरीन से भी कम एनर्जी रिलीज़ की। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका सिंगल लाइन में सिर्फ आंसर यही लिखना है कि ऑक्सीजन इज वेरी स्मॉल एंड हैव वेरी हाई रिपल्शंस। और फ्लोरीन क्लोरीन वाले में भी हमें यही लिखना है कि फ्लोरीन हैव वेरी स्मॉल साइज एंड वेरी हाई रिपल्शंस, जिससे इलेक्ट्रॉन ऐड करने में एनर्जी यूज़ होगी दोनों में और लेस एनर्जी विल बी रिलीज्ड। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल में होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड दिस विल बी लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी।